स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं। सीए फाउंडेशन के लिए फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है अनअकैडमी ने, जिसको उन्होंने नाम दिया है ट्रिनिटी का। अब जैसे कि मैंने बोला, ये फ्री टेस्ट सीरीज है, कोई भी बच्चा इसे ज्वाइन कर सकता है। एग्जाम होगा 3 और 4 जनवरी को, जिसे आप अपीयर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं कि आप कितना एग्जाम के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, जो टॉप 15 लर्नर्स होंगे उन्हें अनअकैडमी अमेजन के गिफ्ट वाउचर्स देगी वर्थ ऑफ ₹1 लाख। यानी कि एक तो फ्री में टेस्ट दो, और अगर आप टॉप 15 में आते हो तो साथ में गिफ्ट भी आपको मिलेगा। तो आपके लिए बच्चे केवल विन विन सिचुएशन है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा एजुकेटर कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, CA जसमीत 16। तो आप अगर CA फाउंडेशन में है तो ये इंफॉर्मेशन तो आपको मिल ही गई है, या फिर अगर आपके जूनियर, आपका भाई, आपका बहन, आपका दोस्त CA फाउंडेशन में है तो उसे आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, अभी तक आपने कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया, और सब में एक ही तरीके का मेथड था जो आपको फॉलो करना था। मतलब टर्म लोन का एक ही मेथड था, डिबेंचर्स में 2 थे, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, तरीका एक ही था। इसके बाद प्रेफरेंस में 2 थे, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, तरीका एक ही था। इसमें आपका जो आउटफ्लो है वो फिक्स्ड है। टर्म लोन में आपको इंटरेस्ट देना होता है, ये आपका फिक्स है। डिबेंचर्स में आपको इंटरेस्ट देना होता है, ये आपका फिक्स है। प्रेफरेंस में डिविडेंड देना होता है, लेकिन डिविडेंड का रेट भी क्या है, फिक्स है। तो पहले वाले जो 3 केसेस आपने करे, इन तीनों केसेस के अंदर जो आपका आउटफ्लो है, जो आपकी कॉस्ट है फंड्स की, वो फिक्स्ड है। इसलिए उसकी कैपिटल कॉस्ट फाइंड करना आपके लिए क्या था, आपके लिए आसान था। लेकिन जब हम इक्विटी शेयर होल्डर की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल का रिटर्न जो है वो फिक्स्ड नहीं है, वो अनसर्टेन है, क्योंकि सबसे लास्ट में पेमेंट होनी है, और पेमेंट कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, राइट। तो हमारे पास कोई एक सिंगल मेथड नहीं है जो हम फॉलो कर सकते हैं। अब ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि उसके पास कैसी सिचुएशन है। अगर हमारी कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में है, या हम ऐसी कंपनी है जिसकी ये पॉलिसी है कि हम हर साल डिविडेंड सेम देंगे, हमारी ये पॉलिसी है कि हम हर साल डिविडेंड सेम देंगे, कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट होगा, तो उस कंपनी को हम डिविडेंड मॉडल यूज करने की सलाह देते हैं। पहला, इफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट, अगर डिविडेंड कांस्टेंट है देन डिविडेंड प्राइस अप्रोच शुड बी यूज्ड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड अप्रोच मेथड, डिविडेंड अप्रोच मेथड। तो ये मेथड आपको कब लगाना है सर, ये मेथड हमें अप्लाई करना है, अप्लाई किया जाता है व्हेन डिविडेंड टू इक्विटी, डिविडेंड टू इक्विटी इज कांस्टेंट। अच्छा सर, अगर डिविडेंड इक्विटी का कांस्टेंट है तो सर ये एक तरीके से हम समझें कि ये प्रेफरेंस के रूप में हो गए। प्रेफरेंस में भी तो डिविडेंड कांस्टेंट ही होता है, उनको सेम रेट से डिविडेंड मिलता है। तो अगर इक्विटी को भी सेम रेट से डिविडेंड मिल रहा हो तो इक्विटी और प्रेफरेंस में कोई एक तरीके से फर्क तो रह नहीं गया इन द टर्म्स ऑफ आउटफ्लो, इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न। राइट्स अलग अलग है, वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो दोनों की कॉस्ट निकालने का तरीका एक जैसा ही हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगी वो निकलेगी D0 अपॉन P0 इंटू 100। सर ये D0 क्या है और P0 क्या है? ये जो आपका D0 है इसे आप बोलते हो डिविडेंड, करंट डिविडेंड। D0 क्या है सर? D0 है आपका करंट डिविडेंड। और P0 क्या है सर? P0 है आपका करंट मार्केट प्राइस। ठीक है। और अगर आप न्यू इश्यू कर रहे होंगे, और अगर आप न्यू इश्यू कर रहे होंगे, और इन केस ऑफ न्यू इश्यू, आप नया शेयर इश्यू कर रहे हैं,
तो न्यू इशू के लिए P0 का मतलब क्या हो जाएगा, नए इशू के लिए P0 का मतलब हो जाएगा जो आपका इशू प्राइस है माइनस जो आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है। बात समझा? मतलब अगर आप एग्जिस्टिंग इक्विटी की कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप करंट मार्केट प्राइस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप नए इशू की कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो आप इशू प्राइस को पकड़ेंगे और उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसे आप क्या बोलेंगे, P0। ठीक है। अगला जो अप्रोच आता है वो होता है अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच क्या होता है सर, ऐसी कंसर्न जहां पर डिविडेंड तो फिक्स नहीं है लेकिन कंपनी की अर्निंग्स फिक्स्ड है, वो हर साल सेम अर्निंग्स अर्न करती है, तो ऐसे केस में कंपनी अर्निंग प्राइस अप्रोच इस्तेमाल करती है। किसके लिए? अर्निंग प्राइस अप्रोच इस्तेमाल करती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड करने के लिए। इफ द अर्निंग पर शेयर EPS इज एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट देन अर्निंग प्राइस अप्रोच शुड बी यूज। तो अगर आपका EPS कांस्टेंट है, अगर आपका EPS कांस्टेंट है, अगर आपका EPS अर्निंग प्राइस मेथड, अर्निंग प्राइस मेथड ये कब अप्लाई होगा सर, ये अप्लाई होगा व्हेन EPS is constant, EPS constant, and for calculating KE dividend policy is ignored and cost is identified on the basis of EPS। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी जो अर्न करेगी वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, वो कुछ रिटेन तो करेगी, लेकिन जब हम अर्निंग प्राइस मेथड लगाते हैं तो हम डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी को क्या कर देते हैं सर, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी को अपन इग्नोर कर देते हैं कि हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं। हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ EPS, यानी कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बनेगा, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा KE इज इक्वल्स टू EPS अपॉन MPS इंटू 100। EPS आप समझते हैं, EPS क्या है सर, EPS है अर्निंग्स पर शेयर, EPS इज अर्निंग्स पर शेयर, एंड MPS का मतलब आप समझते हैं, MPS का मतलब है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। और ऊपर वाले फॉर्मूले में आपने इसी को क्या बोला था, आपने इसी को P0 बोला था। 0 का मतलब करंट ईयर, P0 का मतलब, 0 का मतलब होता है करंट ईयर, अभी इसी वक्त। तो जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसे बोलते हैं P0, अभी का जो प्राइस है, राइट। इसके बाद अगर आपका जो कंपनी है वो ग्रोथ स्टेज में है, आपका अर्निंग्स ग्रो कर रहा है, आपका डिविडेंड ग्रो कर रहा है, आपका प्राइस ऑफ द शेयर ग्रो कर रहा है, तो उस केस में आप ग्रोथ मॉडल लगाते हो, आप ग्रोथ मॉडल लगाते हो। तीसरा मॉडल आ गया आपके सामने, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये कब लगाया जाता है सर, ये अप्लाई किया जाता है जब कंपनी इज गेटिंग कांस्टेंट ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कांस्टेंट ग्रोथ। कांस्टेंट ग्रोथ से मेरा मतलब क्या है, जैसे कंपनी हर साल 10% से ग्रो कर रही है तो ग्रोथ का रेट फिक्स है,
ऐसा नहीं कि कंपनी 10% से इस साल ग्रो कर रही है, अगले साल 12% से ग्रो करेगी, फिर 15% से ग्रो करेगी, फिर 8% से ग्रो करेगी, फिर 6% से ग्रो करेगी, वो नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए। अगर कांस्टेंट ग्रोथ एग्जिस्ट कर रही है, अगर कांस्टेंट ग्रोथ एग्जिस्ट कर रही है, तभी आप डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगाओगे। और इस डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का एक और नाम है, इसे हम गॉर्डन्स मॉडल भी बोलते हैं। गॉर्डन्स मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर गॉर्डन ने हमको ये मॉडल दिया था, इसलिए इसे हम गॉर्डन्स मॉडल भी बोलते हैं। ये कब अप्लाई करा जाता है? व्हेन कंपनी इज गेटिंग अ कांस्टेंट ग्रोथ। अब कांस्टेंट ग्रोथ मिल रही है तो कंपनी का जो अर्निंग्स होगा वो भी ग्रो करेगा, कंपनी का जो अर्निंग्स होगा वो भी ग्रो करेगा, कंपनी का जो डिविडेंड होगा वो भी ग्रो करेगा, और कंपनी का जो प्राइस होगा वो भी ग्रो करेगा। और ग्रो किस रेट से करेगा? सर कांस्टेंट ग्रोथ रेट होगा, ठीक है ना, कांस्टेंट ग्रोथ रेट होगा। मैं यहां पे ग्रोथ के साथ रेट ऐड कर देता हूं कि हमारे पास कांस्टेंट ग्रोथ रेट अवेलेबल है, तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? सर इसका फॉर्मूला होगा के इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 प्लस G, D1 अपॉन P0 प्लस G, राइट। या फिर मैं अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करवा दूं तो इसे आप इस तरीके से लिखिएगा, D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G, ठीक है। अच्छा सर, इसमें D1 क्या है सर? इसमें D1 क्या है? गॉर्डन्स कहते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, गॉर्डन्स कहते हैं कि शेयर होल्डर को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने आज कितना डिविडेंड दिया है। शेयर होल्डर यह सोच के तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाएगा कि उसे फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा। बात समझो, अगर मान लो मिस्टर एक्स हैं, ये सोच रहे हैं कि मुझे रिलायंस कंपनी में पैसा लगाना है, ये सोच रहे हैं मुझे रिलायंस कंपनी में पैसा लगाना है आज 26 दिसंबर 2020 को, ये सोच रहे हैं कि मुझे रिलायंस कंपनी में पैसा लगाना है, और आज रिलायंस का जो एक शेयर है वो सपोज कर लो 2200 रुपए का है, और आज कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है, आज जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है, या जो लास्ट डिविडेंड कंपनी ने पे किया है, वो लास्ट डिविडेंड था मान लो 150 रुपए का। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 150 रुपए का डिविडेंड दिया है लास्ट, तो मिस्टर एक्स ये 150 रुपए देखकर पैसा लगाएंगे कि वो ये सोच के पैसा लगाएंगे कि कंपनी अगले साल कितना डिविडेंड देगी। क्योंकि मैं अगर आज पैसा लगा रहा हूं तो मुझे 150 रुपए थोड़ा ना मिलने वाले हैं, 150 रुपए तो कंपनी ने बांट दिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, मैं तो कंपनी में आज एक नया शेयर होल्डर के रूप में आऊंगा ना, तो मुझे जो डिविडेंड मिलेगा वो तो अगला वाला मिलेगा, तो मैं कंपनी से नेक्स्ट डिविडेंड एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे अगला डिविडेंड कितना मिलने वाला है। इसीलिए गॉर्डन ने कहा कि डिसीजन मेकिंग या कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आपको निकालनी है तो वो आप करंट डिविडेंड के बेसिस पे मत निकालो, आप उसे एक्सपेक्टेड डिविडेंड के बेसिस पे निकालो। तो D1 क्या होगा सर? D1 का मतलब होगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड। D1 का मतलब क्या होगा? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। इसको आप एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोल सकते हो, या फिर आप इसे नेक्स्ट डिविडेंड का नाम भी दे सकते हो, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास सर? ये आ गया आपके पास एक्सपेक्टेड डिविडेंड और नेक्स्ट डिविडेंड, राइट। हाँ सर, इसके बाद सर ये D1 क्या क्वेश्चन में गिवन होगा? अगर गिवन होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं होगा तो ये कैसे निकाला जा सकता है? D1 जो होगा वो होगा D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G। जैसे मान लो रिलायंस जो है वो 10% के ग्रोथ रेट पे है, रिलायंस जो है वो 10% के ग्रोथ रेट पे है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि अगला डिविडेंड कितना होगा। सर अगला डिविडेंड होगा 150 कंपनी ने इस साल दिया था, कंपनी 10% से ग्रो कर रही है, यानी कि कंपनी अगला डिविडेंड 15 रुपए बढ़ा कर देगी, 165 रुपए का डिविडेंड आएगा। उसके अगले साल कंपनी कितना डिविडेंड देगी? 165 प्लस 16.5, कंपनी 181.5 का डिविडेंड देगी। तो अगर कंपनी कांस्टेंट ग्रोथ रेट पे है
कंपनी अगर कांस्टेंट ग्रोथ रेट पे है तो इन्वेस्टर अपने फ्यूचर के रिटर्न्स को क्या कर सकता है, डिटरमिन कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, और वो उसी के बेसिस पे अपनी कॉस्ट डिटरमिन करेगा। तो आपका D1 क्या हो जाएगा, D1 होगा D0 मतलब 150 1 प्लस जी का मतलब 10% का ग्रोथ रेट। तो आपका जो अगला डिविडेंड आएगा वो कितने रुपए का आएगा, 165 का आएगा। अच्छा सर, जी का मतलब मैंने अभी आपको बता ही दिया, ग्रोथ रेट। सर क्या ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन रहेगी, बच्चे हो सकता है गिवन हो, और अगर मान लो ना हो तो ग्रोथ रेट को भी आइडेंटिफाई करने का गॉर्डन ने एक तरीका बता दिया। गॉर्डन कहते हैं जी जो होगी वो होगी B इंटू आर, जी जो होगी वो क्या होगी, B इंटू आर। अच्छा सर यहां पे B का क्या मतलब है, और R का क्या मतलब है? यहां पर B का मतलब है मेरे बच्चे रिटेंशन परसेंटेज। सर ये रिटेंशन परसेंटेज क्या होती है, मैं लिखता हूं यहां पर कितना पैसा या कितनी अर्निंग्स कंपनी ने रिटेन कर ली, उसे अपन क्या बोलेंगे, रिटेंशन परसेंटेज। ठीक है, और आर का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी अपने पैसे पे कितना रिटर्न कमा लेती है, इसे बोलते हैं आर। तो रिटेंशन रेशियो का जब मल्टीप्लिकेशन आर से होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास ग्रोथ आ जाएगी। इसका सिंपल सा लॉजिक है, मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। मान लो कंपनी जो है वो ईपीएस अर्न करती है 10 रुपए का, ठीक है ना, कंपनी जो है वो ईपीएस अर्न करती है 10 रुपए का, और कंपनी इस 10 में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है 6 रुपए का, और कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है 4 रुपए। ठीक है, कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है 4 रुपए। अब कंपनी की जो अर्निंग पावर है, कंपनी का जो रिटर्न है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा कंपनी ने लगाया हुआ है उस पैसे पे कंपनी को रिटर्न मिलता है मेरे बच्चे, मान लीजिए 20% का। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए और ठीक कर देता हूं, ये हो गया 100, 10 को मैं 100 कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन करने में हमको आसान हो जाए। मान लीजिए कंपनी जो है वो अर्न करती है 100 रुपए और 60 रुपए का डिविडेंड देती है, 40 रुपए रिटेन कर लेती है, और कंपनी अपने पैसे पे 20% का रिटर्न कमाती है। तो जरा एक बात सोच के बताओ, कंपनी ने अगर ये 40 रुपए बिजनेस में रख लिए, तो कंपनी इस 40 रुपए पे कितना रिटर्न कमाएगी? मेरी बात आपको समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कंपनी ने मान लीजिए 100 रुपए कमाए और उस 100 रुपए में से कंपनी ने 60 रुपए का डिविडेंड बांट दिया, 40 रुपए कंपनी ने अपने पास रख लिए, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे। तो जो पैसा रिटेन कर लिया वो कहां पड़ा हुआ है? सर जो पैसा कंपनी ने रिटेन कर लिया वो बिजनेस में लगा हुआ है। जो पैसा कंपनी ने रिटेन कर लिया वो पैसा कहां लगा हुआ है? सर वो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, और कंपनी अपने पैसे पे 20% का रिटर्न बनाती है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो 40 रुपए कंपनी ने बिजनेस में रख लिए, इस 40 रुपए पे कंपनी ने कितने रुपए बनाए होंगे? रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी होंगी? जो पैसा हमने बिजनेस में रख लिया उस पैसे पे हमने कितना रिटर्न बनाकर दिया होगा, बताइए। इंदू जी कह रही है सर 8 रुपए बना के दिया होगा। इंदू जी कह रही हैं 8 रुपए बना के दिया होगा। बाकी बच्चों आपको क्या लगता है कितने रुपए बना के दिए गए होंगे?
अवलीन जी भी कह रही हैं सर 8 रुपए बना के दिए गए होंगे। ये आपने 8 रुपए कैसे निकाला? सर कंपनी ने जो 40 रुपए अपने पास रख लिए हैं, कंपनी ने जो 40 रुपए अपने पास रख लिए हैं, इस 40 रुपए पे कंपनी ने 20% का रिटर्न बनाया होगा, यानी कि कंपनी ने 8 रुपए का रिटर्न बनाया होगा, यानी कि कंपनी ने 8 रुपए का रिटर्न बनाया होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कंपनी ने 8 रुपए का रिटर्न बनाया होगा। मेरी ग्रोथ कितनी हो गई? मेरी ग्रोथ कितनी हुई? सर कंपनी ने 100 रुपए कमाए थे, 100 रुपए पे हमको 8 रुपए और बना के दे दिए। कंपनी ने 100 रुपए ये कमाए थे और कंपनी ने 8 रुपए ये और कमा लिए, मतलब कि कंपनी ने कितने परसेंट की ग्रोथ की? 8/100 इंटू 100, कंपनी ने 8% की ग्रोथ की। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें इस तरीके से नहीं करना। गॉर्डन ने क्या कहा? गॉर्डन कहते हैं आप ये पता करो कि कंपनी का रिटेंशन परसेंटेज कितना है, कंपनी का रिटेंशन परसेंटेज कितना है। तो जरा मुझे बताएंगे कि रिटेंशन परसेंटेज हमारा कितना है। कंपनी अगर 100 रुपए कमाती है और 40 रुपए रख लेती है, तो कंपनी का रिटेंशन परसेंटेज कितना है? सर ये तो आसानी से दिख रहा है ना कि कंपनी अगर 100 रुपए कमाती है और 60 रुपए बांट देती है तो 60% का पे आउट करती है, और वो 40% क्या करती है? रिटेन करती है। 60% का वो पे आउट करती है और 40% सर वो रिटेन करती है। ग्रोथ का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? B मल्टीप्लाइड बाय R। B यहां पर क्या है? रिटेंशन। रिटेंशन कितना हो रहा है? 40% का। रिटर्न कितना कमाती है कंपनी? 20% का। 40% का मल्टीप्लाई 20% से करेंगे, आपके पास ग्रोथ कितनी निकल कर आ जाएगी? 8%। तो ये 8% कैसे आई, ये मैंने आपको समझाया कि कंपनी ने इस 40 रुपए पे 20% के हिसाब से बनाया होगा, 8 रुपए बनाए होंगे, तो 100 रुपए को उन्होंने 8 रुपए और बढ़ा दिया, 100 रुपए को उन्होंने 8 रुपए और बढ़ा दिया, यानी कि ग्रोथ कितनी कर दी? ग्रोथ कर दी उन्होंने 8% की। आपको जो ध्यान में रखनी है बात, वो ये वाली रखनी है। बोलिए जी। मैंने 3 फंडे आपके सामने अभी रखे, 3 फंडे मैंने आपके सामने अभी रखे कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिटरमिन करने के। पहला फंडा था डिविडेंड अप्रोच मॉडल। ये डिविडेंड अप्रोच मॉडल हमें कब लगाना होता है? सर ये डिविडेंड अप्रोच मॉडल हमें तब लगाना होता है जब कंपनी का डिविडेंड पे आउट कांस्टेंट होता है। तो जब डिविडेंड पे आउट कांस्टेंट होगा तो आप डिविडेंड अप्रोच मेथड लगाएंगे। डिविडेंड अप्रोच मेथड कहता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होगी वो होगी D0 अपॉन P0 इंटू 100। D0 का मतलब करंट डिविडेंड, P0 का मतलब करंट मार्केट प्राइस। और कंपनी की अगर हमें नए इशू की कॉस्ट निकालनी है तो उस केस में अपन क्या पकड़ेंगे? सर उस केस में अपन इशू प्राइस को पकड़ेंगे और इशू प्राइस में से अपन फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे। इसके बाद अगला मेथड हमारे पास आया अर्निंग प्राइस मेथड। अर्निंग प्राइस मेथड में क्या होता है? सर जब हमारा EPS कांस्टेंट होता है तो उस केस में हम अर्निंग प्राइस मेथड लगा सकते हैं, और जब हम अर्निंग प्राइस मेथड लगाते हैं तो हम कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है उसे इग्नोर कर देते हैं, मतलब कंपनी कितना पे आउट कर रही है उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। हम कंपनी की कॉस्ट जो निकालते हैं वो EPS के बेसिस पे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया? EPS अपॉन MPS इंटू 100। इसके बाद गॉर्डन भाई साहब आए और गॉर्डन भाई साहब कहते हैं कि अगर कंपनी ग्रोथ स्टेज में है और उनके पास कैसा ग्रोथ है? उनके पास कैसा ग्रोथ है? उनका ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। अगर ग्रोथ रेट फ्लक्चुएट कर रहा है तो गॉर्डन मॉडल नहीं लगेगा। मैं फिर से बोल देता हूं, नोट डाल दो कहीं पर, नोट नोट। नोट, अगर आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है, अगर आपका ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, तो उस केस में गॉर्डन मॉडल नहीं लगता। गॉर्डन मॉडल एप्लीकेबल ही तब होगा जब आपकी ग्रोथ रेट क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अब इन्होंने ग्रोथ रेट के लिए फॉर्मूला क्या बताया? इन्होंने कहा कि सर करंट डिविडेंड को यूज मत करो, एक्सपेक्टेड डिविडेंड को यूज करो। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड को P0 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें
ग्रोथ जो है वो हमने ऐड कर दी, हमारे पास क्या निकल कर आ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। अब इसने बताया कि D1 कैसे निकलेगा, अगर क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप फाइंड कर सकते हो। फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लास्ट डिविडेंड, D0 का मतलब क्या हो सकता है सर, D0 का मतलब हो सकता है कि ये आपका करंट डिविडेंड है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, ये आपका लास्ट डिविडेंड है, ठीक है। तो D0 को पकड़ोगे, D0 को पकड़ोगे और उसका मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस G से कर दोगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकल कर आ जाएगा। और ग्रोथ अगर क्वेश्चन में दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी है तो आप फाइंड कर सकते हो। G जो होगा वो B मल्टीप्लाई बाय R होगा। B से हमारा मतलब क्या है सर, B से हमारा मतलब है रिटेंशन परसेंटेज से, कि हमने कितना पैसा कंपनी में रिटेन कर लिया है, और इसका मल्टीप्लाई अपन किससे करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई अपन करा देंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से। बोलिए मेरे बच्चों, तीनों मेथड्स आपको क्लियर हुए तो मैं इसके क्वेश्चन कराना चाहूंगा आपको। तीनों मेथड अगर आपको क्लियर हुए तो मैं आप लोग को क्वेश्चन कराना चाहूंगा। ठीक, मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड है और एक्स लिमिटेड पेज अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 10 per share every year, 10 per share every year on his share of rupees 25 each. Current market price of share is rupees 70 each, and company is in 30% tax bracket. Calculate KE. कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी सर, एक्स लिमिटेड है वो 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देता है हर साल अपने शेयर्स पे, और इसके शेयर की फेस वैल्यू कितने रुपए की है सर, ये 25 रुपए की फेस वैल्यू है। ये जो यहां पर आपको 25 रुपीज दिया हुआ है, ये 25 रुपीज क्या है सर, ये 25 रुपीज फेस वैल्यू है, राइट। और इस समय जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 70 रुपए का चल रहा है। आपको बताना है कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है। अच्छा, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको ये खुद जज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, फैक्ट्स समझना पड़ेगा, और उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड लगेगा। सर इस क्वेश्चन में अर्निंग्स नहीं गिवन है तो अर्निंग प्राइस मेथड नहीं लग सकता है। इस क्वेश्चन में ग्रोथ नहीं गिवन है तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी नहीं लग सकता है। डिविडेंड गिवन है और प्राइस गिवन है, मतलब हम डिविडेंड अप्रोच मेथड लगा सकते हैं। तो केई जो होगा वो होगा D0 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। D0 आपके पास कितने रुपए का है सर, कंपनी जो है वो 10 रुपए का डिविडेंड देगी, कितने रुपए पे, 70 रुपए पे, इंटू 100। तो 10 अपॉन 70 इंटू 100, 10 अपॉन 70 इंटू 100, 14.285%, और यू कैन से इट इज 14.29%। सर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, और वो सवाल ये है कि सर अगर कंपनी ने 25 रुपए लिए हैं, कंपनी ने अगर 25 रुपए लिए हैं और वो 10 रुपए का डिविडेंड देती है, तो करंट भाव कुछ भी हो, करंट भाव कुछ भी हो, आप उसको करंट प्राइस पे क्यों निकाल रहे हो। मतलब मान लो आप कंपनी हो और कंपनी को रिसीव कितने हुए हैं। अगर आप कंपनी हैं
और कंपनी ने रिसीव करे हैं कंपनी ने रिसीव करे हैं 25 रुपए, और कंपनी जो है वो डिविडेंड दे रही है 10 रुपए का। तो सर कंपनी की तो जेब में 25 रुपए ही आए हैं ना, तो आप कॉस्ट 25 रुपए पे निकालो ना। आप कॉस्ट को 70 रुपए पे क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हो? 70 तो मार्केट में भाव चल रहा है, हमें मार्केट से क्या लेना है? हमारी जेब में 25 आए, हम 25 रुपए के लिए 10 रुपए दे रहे हैं, तो हमारी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो 10 रुपए इस 25 के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको मेरे बच्चे ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ लेंडर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लेंडर है। अब लेंडर कौन है? सर लेंडर डिबेंचर होल्डर है, लेंडर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, लेंडर बैंक है, लेंडर इक्विटी शेयर होल्डर है। तो अगर मैं रिलायंस कंपनी का शेयर आज खरीदूंगा तो मुझे आज वो 25 रुपए का थोड़ा ना मिलेगा। मैं अगर रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदूंगा तो वो मुझे आज 70 रुपए का मिलेगा, और कंपनी मुझे 10 रुपए जो देगी वो इस 70 पे देगी। कंपनी जो मुझे 10 रुपए देगी वो इस 70 रुपए पे देगी। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो करंट प्राइस पे निकलेगी। कंपनी ने पीछे वो शेयर कितने का इशू किया मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कंपनी से जो एक्सपेक्टेशन रखूंगा वो आज के भाव पे रखूंगा कि आज इसके शेयर का भाव ये चल रहा है, वो इस शेयर के प्राइस पे मुझे कितने का रिटर्न दे रही है। तो हमें जो एग्जिस्टिंग डेप्ट है, सॉरी, जो हमारा एग्जिस्टिंग अमाउंट है उससे कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमें यह मतलब है कि इसका मार्केट में भाव कितने रुपए का चल रहा है। और ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाल रहे हैं? ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर का मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर से है। एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर का मतलब किससे है? रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर से है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी मेरे को 14% का रिटर्न दे, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी मेरे को 14% का रिटर्न दे, तो जितना रिटर्न मुझे चाहिए, जितना रिटर्न मुझे चाहिए वही कंपनी को मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं कंपनी में पैसा लगाऊंगा। अगर वो मुझे उतना रिटर्न नहीं दे पाएगी तो मैं कंपनी में पैसा नहीं लगाऊंगा। और जो मेरी एक्सपेक्टेशन कंपनी बियर करेगी वो कंपनी के लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे 10 रुपए का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं और आप मुझे 10 रुपए देते हो, तो वो 10 रुपए आपके लिए क्या है? कॉस्ट। मेरे लिए क्या है? रिटर्न। तो जो शेयर होल्डर की रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, जो शेयर होल्डर की रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, वही कंपनी के लिए उसकी कॉस्ट है। क्योंकि कंपनी अगर शेयर होल्डर की रिटर्न एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करेगी तो कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। तो जो लेंडर कंपनी से एक्सपेक्ट करता है और कंपनी उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करती है, वो एक्सपेक्टेशन रिटर्न कहलाती है लेंडर के लिए, और वो एक्सपेक्टेशन कॉस्ट कहलाती है कंपनी के लिए। बात समझे? तो हम कंपनी से इस 70 रुपए पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस 70 रुपए पे हमें क्या देगी, क्योंकि करंट भाव, करंट रेट कंपनी का 70 है, ना कि 25। लॉजिक समझा? ये 25 रुपए वो है जब पहले शेयर कभी इशू किया गया होगा, या उस शेयर की 25 रुपए कीमत रही होगी। लेकिन शेयर होल्डर जो एक्सपेक्टेशन निकालेगा वो किस पे निकालेगा? 70 रुपए पे, क्योंकि वो आज कंपनी को 70 रुपए दे रहा है। बोलो मेरे बच्चे, यहां तक मेरी बात क्लियर हुई? यहां तक मेरी बात क्लियर हुई जो मैंने बोली अभी, कि क्यों हम 25 को कंसीडर नहीं करते हैं और क्यों हम 70 को कंसीडर कर रहे हैं?